हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरा चैप्टर कर लेते हैं कि इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। बुक ओपन करके कॉपी सामने रख के मेन पॉइंट्स लिख के एटलीस्ट आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर लो कि भैया मुझे ये चैप्टर आता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बच्चा इन चैप्टर को रखा जो चीज़ बताए हैं और जाके सिर्फ 1.5 घंटा मेहनत किया, जिसको जीरो आता था इसके अंदर, आज वो पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन मुझे सुना गया है। तो आप भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एनसीईआरटी की बुक निकालिए, सामने कॉपी रखिए, जो मेन पॉइंट्स है पहले टिक लगा के फिर बाहर निकाल के लिख लीजिए। वैसे तो हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके पास फिर आएंगे। तो हम देखते हैं इसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है, इसका आप सिंपल सी मतलब है कि हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं, कर रहे हैं या कहीं से हमें टच हो रही है, फीलिंग हो रही है, तो इन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं से है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और हमारे स्किन से कुछ चीज़ें टच हो गई, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन फिर हमें वहाँ पे क्या करना है उस तरह के इम्पल्सेस वो भेजते हैं और फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि भैया ब्रेन कहता है, जिस तरीके से रिस्पॉन्स देता है उस तरीके से हम करते हैं। ब्रेन अगर वर्क करना बंद कर देता है या ब्रेन के पास किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके सेल, जो नर्वस सिस्टम है, उसके न्यूरॉन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। जैसे मान लीजिए हमने ये रखा, ये हॉट बॉडी है बहुत ज़्यादा, और अगर इसमें हम रखने के बाद भी मुझे हॉटनेस नहीं दिख रही है, यहाँ पे गर्मी नहीं महसूस हो रही है, इसका मतलब यहाँ के सेल में, यहाँ के जो नर्वस सिस्टम का जो सेल होगा उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होगी। तो इन सभी चीज़ों को, जैसे हम कुछ स्मेल कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम देख पा रहे हैं या किसी चीज़ को हम सुन रहे हैं कानों से, तो इन सभी चीज़ों का कोई ना कोई कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। ये इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता होगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड होता है, वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर प्लांट्स का भी हार्मोनल सिस्टम पढ़ना है और हमारे को एनिमल के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल पढ़ना क्या है, उतने ही बात पढ़ेंगे, बाकी सब फालतू रहेंगे। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आने का है, तो लाइन बाय लाइन से कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो वही देखते हैं। नर्वस सिस्टम में सबसे पहला, ऊपर में तो कुछ नहीं है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम है एनिमल का। ये नर्वस सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। इसकी स्ट्रक्चर आप कर लो, ये जो स्ट्रक्चर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आपने पढ़ा है, इसको न्यूरॉन बोलते हैं। और ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आसान है, इसको आपको क्या करना है, बना लेने हैं। ये जो चीज़ है ये आपका डेंड्राइड है, देखो ये जो निकले हुए ना ऐसे करके डेंड्राइड है। डेंड्राइड ऐसे कोई ज़रूरी नहीं ऐसे ही निकाल, ऐसे भी ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है, और ऐसे करके बना लें। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा आपके पास। यहाँ के अंदर जो ये है आपका न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडीज है, इसका मतलब लिक्विड पार्ट होती है, साइटोप्लाज्म समथिंग। अब आपका क्या है, ये डेंड्राइट का काम लिखना होगा, फंक्शन क्या है, तो टेक द इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द इन्वायरमेंट। क्या करता है, इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ से होते हुए एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग पॉइंट तक भेजता है। ये एक्सॉन है, इस एक्सॉन से पास करके नर्व एंडिंग पॉइंट। अच्छा, इस नर्व एंड पॉइंट से भी फिर दूसरे डेंड्राइट ऐसे अटैच्ड होता है। ठीक है ना, और इस तरह का लिंक पूरा बना होता है स्पाइनल कोड के साथ, और स्पाइनल कोड के पास इन्फॉर्मेशन आती है, स्पाइनल कोड फिर ब्रेन के पास भेजता है। तो जैसे बॉडी के अंदर कहीं पे भी है ना, ये इसी का पूरी स्मॉलेस्ट स्टेप बता दिए, और ये नर्व पॉइंट दूसरे नर्व पॉइंट से एक नर्व पॉइंट दूसरे डेंड्राइट से ऐसे अटैच्ड होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, देखिए, दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली, है ना, स्पेशलाइज्ड टिप्स सम नर्व सेल। कुछ, सभी नर्व सेल के कुछ जो होते हैं ना, जैसे रिसेप्टर्स बोला जाता है कि नर्व सेल, दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। अब आपको पता है सेंस ऑर्गन कौन कौन सा है, अब जैसे इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन, डिफरेंट हमारे पास सेंस ऑर्गन है जिससे हम रिसीव करते हैं किसी भी चीज़ को, एक्वायर करते हैं आउटसाइड से। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइड, नर्व सेल के एंड ऑफ डेंड्राइड से इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है। ठीक है ना, और वो जैसे हमें नाक में, यहाँ पे अगर हमारे को अंदर में कुछ चीज़ें, तो डेंड्राइड सेल से रिसेप्ट जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन फिर कैसे कैसे ट्रांसफर होता है इसके अंदर देखेंगे। अब आता है कि अगर हमने नर्व सेल से कोई भी इंडिकेटर मतलब एक्वायर्ड हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन डेट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, किस फॉर्म में जाता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। दीज इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी
एंड देन अलोंग एक्सोन डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सोन से नर्व एंडिंग पॉइंट है, नर्व एंडिंग पॉइंट से फिर अलग वाले डेंड्राइट में चला जाता है। ये चीज़ है, लाइन लिख दिया, एट द एंड ऑफ एक्सोन एंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और सिनेप्स। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। एंड स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज इन डेंड्राइट अगेन, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे गया और यहाँ पे जो ज्वाइंट होने वाले पॉइंट पे जो केमिकल गैप है इसको सिनेप्स बोलते हैं या केमिकल गैप बोलते हैं। आई बात समझ? ओके, समझ गया। रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन्स है, वहाँ का जो डेंड्राइट एक्टिव होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सोन, नर्व एंड पॉइंट, और वो अगेन फिर दूसरे ऐसे चलता रहता है और भेजता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। यहाँ पे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। सिनेप्स क्या, एक केमिकल गैप को बोलते हैं, जहाँ पे एक डेंड्राइट दूसरे नर्व एंड पॉइंट से कनेक्ट होता है। इंफॉर्मेशन लैक ना हो इसलिए इसको रखा जाता है। यहाँ पे हमने देख लिया, आगे बढ़िए, कोई यो नहीं है यहाँ पे, देख रहे ना, वेयर दीज इम्पल्सेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल और ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, आगे की ट्रांसमिशन होते जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई कहा है कि अगर इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है तो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड दीज इम्पल्सेस कन्वर्ट होता है केमिकल सिग्नल्स में। तो यहाँ पे मतलब कहीं से क्वेश्चन आपका उठाया जा सकता है, ठीक है ना। कहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है, डेंड्राइट के पास। कैसे जाती है तो आपको पता है, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सोन और नर्व एंड पॉइंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स एंड उसके फंक्शंस। अब आगे हम चलते हैं और आते हैं व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आपको कैसे, रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं बैक पीछे की तरफ चल रहे, अचानक से कील मेरे पैर में, अचानक से कील जो है चुभती है और उस क्रम में ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन देती है कि तुरंत न्यूरॉन्स सिग्नल जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के पास गया और तब हमें बोलती है तो पैर हटा, पैर उठा या जो करने, या हाथ में लगा तो हाथ को बाहर खींच। तो वहाँ पे एक विदाउट जो है ना परफॉर्मिंग अचानक से जो एक्शन क्रिएट होती है तो वहाँ बनता है रिफ्लेक्स आर्क। तो विदाउट थिंकिंग, है ना, सीधा जो वहाँ पे एक्शन परफॉर्म हुआ है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि ब्रेन जो है अचानक से दिया गया इन्फॉर्मेशन इन क्रिटिकल सिचुएशन में, ऐसा नहीं कि हम यहाँ रखा, सोच के उठाया, तो ये नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे रखते समय कुछ ऐसे हुआ, अचानक से मैंने ऐसे खींच लिया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। लिखा है रिफ्लेक्स इज वर्ड कॉमनली व्हेन टॉक अबाउट सम सडन एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरनमेंट, वी से आई जंप्ड आउट ऑफ द वे of the bus reflexly, or I pulled my hand back from the flame reflexly. I was hungry, my mouth started watering. This is called reflex action. हम भूखे होंगे तो मुंह में पानी आएगा, अचानक से बस पर से किसी कारण से कुछ जाना या पैर हटा लेना, हाथ हटा, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। इससे होने वाले एक्शन, अचानक होने वाले, सडनली होने वाले एक्शन को कहते हैं। इसके बाद आपका आता है, सारे चीज़ों को तो नहीं, यहाँ पे आप रिफ्लेक्स आर्क देखिए यहाँ पे, करा ना, इन दिस केस। अब वहाँ पे दिखा दिया आपने रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, करा ना। यहाँ देखो, वी टॉक देन थिंकिंग इज सो लाइकली इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेज, क्रिएशन इज सच इम्पल्सेज, थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सो इट बाउंड इन्वॉल्व complicated interactions of many nerve impulses from many neurons। वो ऊपर की बात है। Suppose that the thinking tissues in our body consist a dense network and arranged its sides in the forward and then skull and receives signals from our body which it thinks about before responding them। Obviously in the order to receive these signals, this thinking part, skull must be connected to the nerve coming from various parts of the body. Similarly, if this part of the brain instruct muscles to move, nerve must carry this signal back different part of the body. If all this is to be done when we touch hot object, it may take enough time for us to get burned. How does this decision takes place? कहानी समझ में आया कुछ? नहीं।
कह रहा है कि अचानक लिया गया एक्शन, जहाँ पे मुड़ा, इन तीनों चीज़ को हम फ्लो चार्ट से समझा रहे हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है सर, तो मैं सीधा बोलता हूँ आपको, एक रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, आपको क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। इनके दोनों के बीच में डिफरेंस, कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन पूछ देगा एंड वॉकिंग। तो भैया हम चलते हैं तो सोच के चलते हैं, जैसे से मूव कर रहे हैं। वॉकिंग इज थिंकिंग प्रोसेस एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज विदाउट थिंकिंग प्रोसेस, अचानक लिया गया डिसीजन। तो ये बस इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मत कीजिए, इसमें कहानियाँ पढ़ेंगे बोर हो जाएंगे। तो अब आगे हम करते हैं, इनको समझने के लिए इस फ्लो चार्ट को करना ज़रूरी है। फ्लो चार्ट क्या कहता है वो देखिए, इसकी डायग्राम बना लीजिए। इस डायग्राम को या तो फ्लो चार्ट में कहीं कहीं पे सिर्फ ये लिख के एरो का बनाता है कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, ऐसे करके। और फिर यहाँ से जैसे मान लीजिए हॉट बोतल है, वहाँ पे हमने ऐसे हाथ लगा तो पहले रिसीव हुआ, रिसीव इन्फॉर्मेशन कहाँ गया, हीट पॉट के बाद हमारा इन्फॉर्मेशन उस मसल से होते उस जॉन पे जाता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से होते हैं CNS, स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड गिव द इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन कि हाथ जल रहा है, क्या करना है। तो फिर वो वहाँ से रिसेप्टर के पास, रिले न्यूरॉन के पास भेजता है। रिले न्यूरॉन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन, जहाँ पे वो वर्क होगा, मोटर मतलब मैकेनिज्म जहाँ से होना है उस जगह को भेजेगा इन्फॉर्मेशन। और वो कहता है हटा भाई हटा, जल्दी से पक रहा है। तो ये जो हॉट जो जलन बर्निंग का जो फीलिंग है उस वहाँ से यहाँ मोड़ने के लिए बोला, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो इसलिए रिफ्लेक्स आर्क का फ्लो डायग्राम खूब 1-2 बार पूछे गए, सो इसको आप कर लीजिए, ठीक है। समझ गया बात को। तो कैसे इन्फॉर्मेशन देता है देख लीजिए आप। रिसेप्टर मतलब जहाँ पे स्किन पे आपने टच किया, सेंसरी न्यूरॉन, CNS ब्रेन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। इफेक्टर मतलब जहाँ का स्किन, जहाँ का मसल इफेक्ट होगा, ठीक है, जहाँ का मसल एक्शन लेगा। अब आती है बातें ह्यूमन ब्रेन। आपने देखा ब्रेन जो है हमारा, वो सारे थिंकिंग पार्ट सब चीज़ यहाँ पे करता है। तो ब्रेन के पास, अभी इसको हम पढ़ेंगे नहीं, कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के बाद ब्रेन के पास ही जाता है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फैसिलिटेट बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स कंसिस्टिंग of a cranial nervous arising from brain and spinal nerves arising from the spinal cord। बिना टाइम गैप किए हम यहाँ चलते हैं। 3 मेजर पार्ट है हमारे ब्रेन का। ये जो 3 मेजर पार्ट हमारे ब्रेन का है उसको हम समझते हैं क्या है। तो पहला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ये आपको करना है। फोर ब्रेन इज द फोर ब्रेन। तो एक आपका है फोर ब्रेन, एक है आपका मिड ब्रेन और एक में है हिंड ब्रेन। ये 3 ब्रेन का आपको काम करना। फोर ब्रेन क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब यहाँ पे सभी चीज़ों के लिए अलग अलग एरिया बनाई गई है। ये देखो, यह है फोर ब्रेन। ये प्रोटेक्ट होता है बाहर के इस कर्नियम स्कल से, खोपड़ी से, और उसके बाद भी लिक्विड पार्ट भरा होता है कि जो चोट लगता है उसको शॉक से बचाया जा सकता है। तो इसलिए जब हेवी चोट लगता है, जब तक इसके अंदर गहरा अंदर तक नहीं घुसता तब तक ब्रेन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए काफ़ी इसको बचा के चलने होते हैं। प्रोटेक्शन है, लेकिन जब ज़्यादा चोट लगे तो फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, मेमोरी आउट हो सकता है। यहाँ पे पार्ट्स पहले बनाने, डायग्राम बनाना एकदम से ज़रूरी है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर आप देखेंगे कि ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के बाद आपका एक मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन ये यहाँ पे देख लीजिए, और नीचे ये हैंड ब्रेन है। हैंड ब्रेन के पास 3 चीज़ आपको मिलेगा। एक हैंड ब्रेन में पोन्स है, मेडुला ओब्लांगेटा एंड सेरिबेलम है, और एक सेरिबेरम है। ये सेरिबेरम आटे को गूंथते हो ना, उस टाइप का चीज़ है। यहाँ पे हर एक सेंसरी न्यूरॉन्स अलग अलग होते हैं। मतलब सूंघने का कैपेसिटी अलग, भूख लगने वाला एरिया अलग, इमरजेंसी में रिलीज होने वाली चीज़ें अलग। तो सभी एरिया अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे कि एवरी एरिया जो है ना डिवाइड किया गया है।
Thinking involves more complex mechanisms. These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. The brain spinal cord constitute the central nervous system and they receive information all part of the bodies and think. तो इसलिए हर एक चीज़ के लिए अलग, जैसे राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग, है ना, टॉकिंग, मूविंग, चेयर्स, क्लैपिंग ऑफ द एंड ऑफ प्रोग्राम, एग्जाम्पल वॉलेंटरी एक्शन, एंड सम एक्शंस आर ऑल्सो इनवॉलेंटरी एक्शन विदाउट थिंकिंग, आप एक्शन लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ब्रेन कैसे मैनेज करता है? ब्रेन सब चीज़ देखता रहता है, हम चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं फ़ोन पे, तब भी सभी चीज़ को देखता रहता है। इन तरीके के एक्शंस ब्रेन के पास ही करता है, बिकॉज हर एक इन्फॉर्मेशन अलग अलग एरिया जो है डिफाइन किया गया है। आपको समझ गया? यहाँ पे सेरिबेरम आपको पता है, इसको प्रोटेक्ट करने का कैर्नियम होता है, स्कल जो हार्ड पार्ट होती है ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब आता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, दोनों की जो फंक्शंस है वो इनवॉलेंटरी एक्शन परफॉर्म करने का, देख लीजिए, है ना। मेनी ऑफ दिस इनवॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, लिखा हुआ ना। तो इन बात को आपको याद करके चलना है कि कहाँ कहाँ पे कैसे क्वेश्चंस है, पता चले कि हम ये याद नहीं है। अब ब्लड प्रेशर को, सेलिवेशंस, वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन हिंड ब्रेन, मतलब हैंड ब्रेन भी इनवॉलेंटरी एक्शन में। अब ये जो ब्लड प्रेशर है, सेलिवेशन है, वोमिटिंग है, ये आना, ये हिंड ब्रेन का काम होता है। पोन्स का क्या काम होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? ये मतलब कंट्रोल करता है। दूसरा एक होता है सेरिबेलम, हिंड पार्ट के पार्ट, तो वो हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है, मैं कैसा बैठा हूँ, किस तरीके से बैठा हूँ, कैसे मैं लिखने, ये सब चीज़ें जो करता है वो हिंड ब्रेन का सेरिबेलम करता है, लिखा है नीचे। दीज आर पॉसिबिलिटी ऑफ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम, पिकिंग अप पेंसिल्स, बाइसिकल राइडिंग, तो ये सब पोस्चर मेंटेनेंस में हो जाता है। कारण इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसेंस ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस, दिस वन, एंड मेंटेनिंग द पोस्चर्स एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इमेजिन अगर ये नहीं होता तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, व्हाट हैपन व्हेन सेरिबेलम रिमूव फ्रॉम द बॉडीज। आप सोए हुए रहेंगे तो सोए रहेंगे एकदम से, ठीक है, समझिए बात को। देखते हो ना, जब आदमी ड्रिंक ज़्यादा कर लेता है रोड पे, तो वो पीते पीते क्या होता है, उसकी ब्रेन की नसेस पूरा जो है ना, पूरा फुल अप हो जाता है दारू से। अब वो न चल पाएगा, न मतलब अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं करता, चलेगा कहीं, गिरेगा कहीं, ठीक है। तो इस तरीके का जो एक्शन मतलब बंद हो जाती है, वो सेरिबेलम के स्विच ऑफ होने से हो जाता है। तो सेरिबेलम को जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको ज़्यादा मतलब उस तरीके की एक्टिविटी नहीं करना होता है जो आप देखते हैं कभी कभी रोडवेज पे। तो 3 चीज़ें समझ में आ गया, क्या क्या, फिर से एक बार समझ लीजिए। 4 ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट, सर सूंघने का अलग, गाने का अलग, कुछ बोलने का अलग, टॉकिंग अलग, चैटिंग अलग, सारी एरिया, मम्मी को कैसे बात करना, सभी एरिया अलग अलग एरिया में अलग अलग डिवाइड करता है। हमारे पास हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। पोन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मेडुला जो होता है वो वॉलेंटरी एक्शन में सेलिवेशन वो करते हैं। सेरिबेलम जो होता है वो आपको पता है पोस्चर मेंटेन करने का काम करते हैं। मिड ब्रेन इनवॉलेंटरी एक्शन। तो ये हमारा हो गया ब्रेन का, क्लियर हो गया। अब कहता है कि हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड, ये कैसे प्रोटेक्ट होता है। तो भाई खोपड़ी है, यहाँ पे देख लीजिए, इनसाइड द बॉक्स, है ना, बॉडी डिजाइन, है ना, ब्रेन सिट इनसाइड बोनी बॉक्स, ऐसे। ये बोनी बॉक्स मतलब हड्डियों का जो बना होता है, हार्ड से, है ना। और इसके बाद ये ब्रेन इज कंटेन इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। तो ऐसे हमारा टिश्यू प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है ना। समझ जाइए कि कैसे प्रोटेक्ट होता है। अगर आ गया तो लिख देना 1-2 नंबर में, नहीं आना तो बल्ले बल्ले से फंक्शन करके चले जाइए। यहाँ पर हाउ डिज नर्वस टिश्यूज कॉज एक्शंस, पढ़ चुके हैं पहले, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कह रहा है कि मसल्स है, एक मसल्स दूसरे मसल को इन्फॉर्मेशन देता है, वहाँ पे केमिकल इन्फॉर्मेशन होता है, ये सब बातें लिखे हैं ना। केमिस्ट्री में सेलुलर पढ़ देता हूँ थोड़ी सी, तो आप भी देख लीजिए कि सोचें क्या लिखा हुआ है सर इसको आप, तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलुलर कंपोनेंट्स, मसल्स सेल हैव अ स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस।
व्हेन दिस हैपन न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन्स गिव मसल्स। अगर आप मसल्स भी अगर अलग बनाते हो तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत है। जैसे एक्सरसाइज वाले बंदे को प्रोटीन ज़्यादा खाने के लिए बोलता है, बिकॉज उसकी मसल जो है ना डिफरेंट फॉर्म में बन रहे होते हैं, है ना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स सच एज वॉलेंटरी मसल्स and involuntary muscles. Based on what have discussed so far, what do you think different between these would be? Voluntary कैसे आपको सोच के जो आप मसल्स बनाते हो, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूछने लायक है, तो बाकी अगर कुछ आता है तो देख लेना। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, आपको पता है प्लांट्स के पास भी फीलिंग होती है, वो भी महसूस करता है जैसे हम करते हैं। लेकिन प्लांट जो होता है वो रिस्पॉन्स देता है किस चीज़ से, तो वो देता है रिस्पॉन्स, जो देता है उसको बोलते हैं आपका प्लांट गिव द रिस्पॉन्स थ्रू हार्मोन। तो उसको हम उस हार्मोन का मतलब उसको जो बोलता है वो ट्रोपिज्म बोलते हैं। प्लांट सोज ट्रोपिजम्स इन रिस्पॉन्स। अब ये जो ट्रोपिज्म है, कितने तरीके के ट्रोपिज्म है, तो इसलिए ज़्यादा पूरा पढ़ने के बजाय ट्रोपिजम्स के फॉर्म में, मतलब सारे रिस्पॉन्स प्लांट ट्रोपिज्म के फॉर्म में। बोल तो सकता नहीं है, ऐसे अपने जगह से हट सकता नहीं है, लेकिन एक प्लांट्स को तो आपने देखा होगा जो टच मी नॉट प्लांट है, छुई में उसको आप टच करते हैं तो अपनी पत्तियों को मोड़ लेते हैं, लेकिन अपनी टहनियाँ नहीं मोड़ सकते हो। तो प्लांट जो है वो ट्रोपिज्म के बेस पे अपने आप को रिस्पॉन्स देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका गमला है और ये पॉट में ये है फ्लावर। यहाँ पे देखिए ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, या ऐसे ग्रेविटी की तरफ ना जाके ये सनलाइट की तरफ गया होगा। तो ये जब सनलाइट की तरफ ये चले जाए तो इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। यहाँ देखो ये ग्रेविटी की तरफ गया होगा, अर्थ की तरफ, ये ग्रेविटी की तरफ गया तो इसको जियोट्रोपिज्म बोलेंगे, जियोट्रोपिज्म। और अगर इस साइड में वाटर होता, मान लो यहाँ पे वाटर का कंटेंट होता और वाटर की तरफ ये चला जाता तो इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। नेम से ही आपको याद हो गया। फोटो मतलब व्हेन प्लांट रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स लाइट, फोटोट्रोपिज्म। व्हेन प्लांट रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स अर्थ, जियोट्रोपिज्म। प्लांट रिस्पॉन्ड वाटर तो इसको बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म्स। 4 हो गए। और अगर कोई केमिकल है जैसे फर्टिलाइज़र है, कहीं रख दो साइड तो उसकी रूट उसके तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो जब रूट उसके तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल, तो हो जाए केमोट्रोपिज्म्स। तो ये सारी बातें इसके लिखे हुए हैं। हाइड्रो, केमो, है ना, केमिकल से बनता है। डाउनवर्ड द ग्रोथ, अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से हमने जियोट्रोपिज्म बता दिया, जियोट्रोपिज्म बता दिया, आपका फोटोट्रोपिज्म बता दिया, हाइड्रोट्रोपिज्म बता दिया, ठीक है, एंड केमोट्रोपिज्म बता दिया। तो इस तरह से 4 ट्रोपिज्म को यहाँ पे बताया है। तो सब में सेम डिफिनेशन है, टुवर्ड्स पे लगा दोगे बन जाएगा आपका। नेक्स्ट में है आपका ये आपका 4 हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स के पास होते हैं। चारों हार्मोन को मैं बताना है। एक जो हार्मोन है आपका यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जिब्रेलिन, 4 ढूंढते हैं। एक साइटोकिनिन, ठीक है, इसके बाद आता है एब्सिक्सिक एसिड हो गया, एक ऑक्सिन हो गया। ऑक्सिन देखो कहाँ पे है, ऊपर है क्या? अगर हम ऑक्सिन को देखें, वन लाइट देखो यहाँ पे ऑक्सिन हो गया, ठीक है। तो 4 हार्मोन्स है ये, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिक्सिक एसिड्स। ये 4 हार्मोन के आपको फंक्शन लिखना है। ऑक्सिन जो होता है वो कमिंग लाइट की तरफ, मतलब वो सूट्स पे होता है, सबसे ऊपर टॉप पे होता है, तो ग्रोथ हार्मोन इसको बोला जाता है। दिस कंसंट्रेटेड ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर, ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए। तो ऑक्सिन हो गया ग्रोथ के लिए, टॉप ग्रोथ के लिए। दूसरा आता है जिब्रेलिन, दिस इज ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन, है ना, विच लाइक ऑक्सिन की तरह ही है, हेल्प द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम का ग्रोथ बनाने के लिए। साइटोकिनिन जो होता है ये भी ग्रोथ के लिए होता है, बट फ्रूट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, मतलब रिपिंग द प्रोटीन, रैपिड सेल्स डिवीजन उसके अंदर होता है। और फ्रूट्स को पकना तक, सीड से लेके पकना तक, है ना, वो क्या होता है आपका साइटोकिनिन करता है। एंड एब्सिक्सिक एसिड इनहिबिट द ग्रोथ, ग्रोथ को ख़त्म कर देता है।
और इनहिबिट ग्रोथ इट इज इफेक्ट इंक्लूड विलिंग, है ना, पत्तियां गिरना, विलिंगटिंग। 4 आपने देख लिया, ऑक्सिन ग्रोथ टॉप पे। हाँ, इसके बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन होता है ऑक्सिन की तरह, बट वो स्टेम में ग्रोथ के लिए होता है। एंड फ्रूट की ग्रोथ के लिए साइटोकिनिन होती है। एंड ऑक्सिन्स एब्सिक्सिक एसिड जो होते हैं वो लीफ मतलब इनहिबिट ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए होता है। तो ये बातें याद रखने, यहाँ से क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। एंड विलिंटिंग ऑफ लीफ जो होते हैं, विलिंटिंग लीफ का क्या कारण है, किसके कारण से, कौन से हार्मोन से कारण है, एब्सिक्सिक एसिड्स। तो ये बस इतने याद करने हैं, ट्रोपिजम्स एंड ये हार्मोन मैंने बता दिया, आप टिक टाक कर लीजिए उस पर। हार्मोन इन प्लांट्स के बाद एनिमल्स, द लास्ट टॉपिक्स। तो इसके अंदर भी आपने देखिए ये इतने सारे हमारे पास हार्मोन्स है। ये देखिए यहाँ पे है पिनल, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, थाइमस एंड पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, पैंक्रियाज यहाँ भी, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ भी, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ, ओवरी। तो दोनों में डिफरेंस तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ये मेल और फीमेल की बात है। यहाँ पे ओवरी, यहाँ पे टेस्टिस। तो आप देख लो ये 2 हार्मोन ही आपको पता है। ओवरी क्या करता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन को निकालता है, मतलब ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन। तो जो फीमेल में चेंजेज आते हैं वो एस्ट्रोजन के कारण आते हैं। एक और है प्रोएस्ट्रोजन, वो जो प्रोएस्ट्रोजन है उसमें जैसे प्रॉब्लम्स को, जैसे महिलाओं में जो है एमसी और ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको, उसके लिए ये हार्मोन्स होते हैं। पैंक्रियाज जो है इंसुलिन को निकालता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो इसमें वर्क दिए, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आपको पता है थायरॉक्सिन को रिलीज करता है, जो ग्वाइटर नाम का जो डिजीज होता है, गले में वो फूल जाते हैं, तो वो उस कारण से होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता ही है, ये जो होते हैं स्ट्रेस हार्मोन होते हैं और इसको सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है, एड्रिनल ग्रोन को, ठीक है। अब बच सकता है एड्रिनल जो है ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन में आपको ये क्या करता है, हार्मोन प्रोवाइड करता है जिसमें आप सही से एक्शन ले पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कुत्ते आपके पीछे पड़ गए या कोई, तो आप उस समय आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता है भागने का, समझ गए बात को। एंड बाद में आपका आता है थाइमस जो होता है, वो फंक्शनिंग जो होता है इम्यून सिस्टम को बेटर बनाता है थाइमस। तो इस कह सकते हो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हार्मोन इससे निकलता है, ठीक है ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन के लिए ये होता है। और पीनल जो ग्लैंड इसमें दिया हुआ है ना, वो स्लीप पैटर्न को बताता है, मतलब इसको बोल सकते हैं थैलेमस के साथ ही होता है। और सेरोटिन डेरिवेटिव्स ऑफ मेलाटोनिन, तो ये इससे मतलब देखो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो आप कह सकते हो कि जो थाइमस और ये जो ज्ञान था ना पिनल, तो पिनल जो होता है वो थैलेमस के नाम से जाना जाता है, तो ये मान लीजिए। तो इसको कह सकते हैं इफेक्ट स्लीप पैटर्न को बेटर करता है, सिंपल। एड्रिनल समझ में आ गया। पैंक्रियाज आपका हो गया। ओवरीज में आपको पता ही है, ओवरीज में यहाँ पे टेस्टिज में टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं ओवरी में एस्ट्रोजन एंड प्रोएस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये हमने हार्मोन का वैसे लिस्ट बना देंगे इसके ऊपर, बाकी इतने क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको कहोगे सर इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो देखो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको इंडिकेट करा देता हूँ। आइए देखिए यहाँ पे, मेनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस ब्रिंग यूजिंग हार्मोन कॉल्ड एड्रेलिन, है ना, दैट सीक्रेट्स फ्रॉम, क्या सीक्रेट्स फ्रॉम, secreted from the adrenal gland. आया, adrenal is secreted directly into the blood and carry different parts of the bodies, and the target of organ the specific tissue which is included act heart. तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले पूरी बॉडीज में आपका हार्मोन सप्लाई होता है, हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग। तो मैंने एड्रेलिन पहले ही बता दिया, इमरजेंसी केस में। इमरजेंसी का मतलब ही हो गया कि जब आप इमरजेंसी में हो तो आपके हार्ट बीट तेज़ हो जाते हैं, आप कहीं से भाग रहे होते हैं या किसी से डर के भाग रहे होते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। उस केस में जो हार्मोन आपको मिलता है वो आपका जो है वो है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है ना। स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज ऑफ ऑर्गन, दिस है ना स्केलेटन। अब यहाँ पे आपका आ गया नेक्स्ट जो हार्मोन है
एनिमल हार्मोन्स एज ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम्स विच कंस्टिट्यूट, तो यहाँ पे आपने देख लिया एड्रेनलिन ग्लैंड को लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिमेंडेड प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट देयर, वो तो इसके बारे में पढ़ लिया, ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे भी है। तो हम कहते हैं डिजाइन द बॉडी केयरफुली मेंटेनिंग, देखो और हार्मोन के भी पता है कितना रिलीज करना है कितना नहीं रिलीज करना है ना। और ऐसा भी नहीं होता है कि जैसे प्लांट में कहीं भी किसी जगह लीफ प्रेजेंट हो जाते हैं, बट एनिमल में ऐसा नहीं, जहाँ पे जो है ग्रोथ के बाद मेंटेन रहता है ग्रोथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका जो हार्मोन है यहाँ पे मिल जाएगा आपको सारे, हैं देखो ये लॉन्गेस्ट जो है ना, ये वाला जो हार्मोन है, कभी कहते हो ना कि छोटा हो गया कोई, आइदर एवरेज शॉर्ट करा ना, कुछ कभी कभी पीपल जो है ना ज़्यादा लंबा हो जाता है। एक्सट्रीमली टॉल को जेंट्स बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं ड्वार्फिजम्स। तो ये किस कारण से होता है, तो हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, देयर डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का बोले थे ना, ग्रोथ हार्मोन होता है, आरएचएस हार्मोन इसे रिलीज करता है, ठीक है। तो जिसमें अगर कुछ कमी रह गया तो वो ड्वार्फ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा रिलीज होता है तो ये एक्सट्रीमली टॉल में आ जाते हैं। गिगाटिजम्स कुछ बीमारी का नाम है, वो बन जाता है इसके अंदर, ठीक है। बाकी ख़त्म हो गया। और पैंक्रियाज में जो है यहाँ पे है, ये शुगर को कंट्रोल करता है, देखिए रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो ये सारे चीज़ के अंदर है एनसीईआरटी के अंदर, आपका अंडरलाइन कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर लिए तो आपको हम एक हार्मोन का चार्ट दे देंगे जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्लड शुगर लेवल नहीं है तो इसको कौन देखता है, तो इसको पैंक्रियाज, एंड पैंक्रियाज जब महसूस कर लिया कि इसके बॉडी में ब्लड शुगर नहीं है तो इंसुलिन रिलीज़ कर देता है, और इंसुलिन जब रिलीज़ कर देता है तो फिर बंदे को ज़रूरत नहीं लगता, ठीक है। तो उस केस में करता क्या है कि पैंक्रियाज को एक्टिव होना चाहिए। अब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ा का बढ़ा रह जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, उसको शुगर की बीमारी हो गई। उस केस में या तो इंसुलिन इसको बाहर से लेने पड़ते हैं, टैबलेट के फॉर्म में लो, टैबलेट के फॉर्म में नहीं तो इंजेक्शन के फॉर्म में, सभी फॉर्म में आजकल मार्केट में प्रेजेंट है। तो बेटर है कि अगर आपका नेचुरल फॉर्म ही एक्टिव रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर हो गया फिनिश। करना क्या है, फिर से लास्ट ही हम बता देते हैं कि भैया आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है इन चैप्टर के अंदर। क्वेश्चंस तो हम दे ही देंगे, ठीक है। इनमें आपको ध्यान देना है, पीछे से चलते हैं, एनिमल्स हार्मोन के फंक्शंस एंड कहाँ से निकलता है। दूसरा, प्लांट हार्मोन 4 तरीके के हैं, उन चारों को ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, अबेस्किक एसिड, इसके फंक्शन। ट्रोपिज्म भी 4 तरीके के, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। किस कारण से है वो भी आपको पता है, नेम से ही उसका डिफिनेशन बनता है। इसके पीछे ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, उनके फंक्शंस। उसी में कहीं कहीं स्टेटमेंट चेंज करके कुछ नहीं होगा तो क्या होगा ऐसा पूछेगा। दूसरी बात, उसके ऊपर जो जाते हैं वो है आपका न्यूरॉन, जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो उसके फंक्शंस आपको देख लेना है। इस चैप्टर के अंदर इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जिसको आप लर्न कर लो तो आपके लिए ये चैप्टर्स फ्री हो गए। आप इनसे बस इतने पॉइंट याद कर दो। मिलते हैं क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही आपका काम है। समझ गए बात को, ठीक है ना। मिलते हैं अब हम क्वेश्चंस पे भी मिलेंगे। 1-2 चैप्टर बच गए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको निकाल के दे देंगे। उतने क्वेश्चंस अगर आपके हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए।